To compensate or slip and error due to twisting of the instrument, close the horizon and apply the necessary correction to all the angle as before. The mean of the two result for each angle is taken as it is in true value. The next is measurement of vertical angle. What are the vertical angles? A vertical angle is angle between the inclined line of sight and the horizontal. It may be an elevation of angle or depression according as the object is above or below the horizontal plane. That is shown in figure. See the vertical angle of any site, that is shown like angle AOB, again angle AOB. There are three figures which shown the vertical angles of a theodolite survey. So what are the uses of theodolites? The uses of theodolites are as follow. Theodolite used for many purposes, but mainly it is used for measuring angles, scaling points of construction work, for example to determine highway points, huge building. theodolites are used. जो theodolite का हम यूज़ करते हैं वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली इसको यूज़ किया जाता है एंगल मेज़र करने के लिए, स्केलिंग पॉइंट कंस्ट्रक्शन को मार्किंग करने के लिए, और हाईवे के पॉइंट्स, ह्यूज बिल्डिंग के पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, टू मेज़र वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल. एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि जो theodolite है उसका हम यूज़ जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल में कर सकते हैं. देन हम उसको किसी भी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को मेज़र करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सर्वे लाइन को एक्सटेंड करते हैं. फिर किसी भी पॉइंट्स के दो पॉइंट्स को हम जब उनको कनेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम theodolite का यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ theodolite. एडजस्टमेंट में दो टाइप्स की होती है, जैसे कि टेम्परेरी हमने पढ़ ली, और देन उसके बाद आती है परमानेंट एडजस्टमेंट. परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है? द परमानेंट एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ ए theodolites are, the first point is adjust of a horizontal plate level, then second point collimation adjust, then horizontal axis adjust. फर्स्ट पॉइंट में है द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्स. जो एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल है वो ज़रूरी है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के. देन उसके बाद जो कोलिमेशन वाला प्रोसेस है, लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो शुड बी क्या कोइंसाइड होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के, एंड द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड शुड बी एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जो कोलिमेशन एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल कोइंसाइड होनी चाहिए टेलीस्कोप के, और राइट एंगल होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के. देन थर्ड में है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट. हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट भी परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, तभी हम परमानेंट एडजस्टमेंट हो सकती है. परमानेंट एडजस्टमेंट में हम बेसिकली जो रीडिंग्स लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं उसको नोटबुक के, ये उसमें काम आता है परमानेंट. और टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप जब करते हैं तब उसके काम आता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट. सो इट इज़ क्लियर दैट टेम्परेरी एडजस्टमेंट इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट, एंड द परमानेंट एडजस्टमेंट यूज्ड फॉर वी हैव टू टेक द रीडिंग्स of a particular area by the permanent adjustment. Then next है sources of error in theodolite work. कौन कौन से errors होते हैं, पाए जाते हैं किसमें, theodolite में? तो इसमें भी तीन टाइप्स के एरर होते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, पर्सनल एरर होते हैं, एंड देन नेचुरल एरर होते हैं. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से होते हैं? नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल, line of collimation not being perpendicular to the horizontal axis, horizontal axis not being perpendicular to vertical axis, line of collimation not being parallel to axis of telescope, eccentricity of inner and outer axis, graduation not being uniform,
and then vernier being eccentric. तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं कि कुछ भी ऐसा कारण हो कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो, उसकी प्लेट लेवल या बबल ट्यूब या उसके कुछ जो वर्नियर स्केल होता है जहाँ से हम रीडिंग लेते हैं वो एक्यूरेट ना हो। ठीक है, तो वो सब मतलब कोई भी एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए वो सब इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। देन है आपका सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर वो एरर होता है इनएक्यूरेट सेंटरिंग. This is very common error, and it is introduced in all angles measured at a given station. Its magnitude depend upon the length of sight. It varies inversely as the length. Inaccurate centering, slip, uh, working wrong tangent, parallax, inaccurate bisection, and other error includes in observational errors. Inaccurate bisection means care should not taken to bisect the level point visible on the ranging rod. In case of short sight, the point of pencil or the plumb line may be used instead of ranging rod. The error varies inversely with the length of sight. Then other errors such as mistaken setting, the vernier, mistake in reading the scales and vernier, mistake in reading wrong vernier, and mistake while booking the reading can be prevented by checks and precaution. It's mean हम कुछ भी गलती करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसको हम पर्सनल भी बोल सकते हैं कि हमने रीडिंग अच्छे से नोट ना की हो। अगर हमने रीडिंग अच्छे से नोट की हो तो उसको हमने अच्छे से उस नोटबुक पे नहीं लिख पाए। तो जो भी इस प्रकार के जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से जो एरर आते हैं वो ऑब्जर्वेशनल एरर में आते हैं। देन आपका लास्ट है नेचुरल एरर। दीज एरर ड्यू टू हाई टेम्परेचर काजिंग इरेगुलर रिफ्रैक्शन, wind storm causing variation of instrument, the sun shining on the instrument. These errors are included or present in natural error. So natural error वो एरर होते हैं कि जो हमें नेचुरल की वजह से हो, तेज़ से बारिश हो जाना, आंधी तूफान होना, सनलाइट का हमारे इंस्ट्रूमेंट पे लगना, उसकी वजह से जो भी एरर आएगा वो नेचुरल एरर्स में आता है। Thank you. In next video we will discuss about the part second of the theodolite survey. Hello, myself Shanwaz Ahmed Mir, faculty of diploma in engineering. Today we will discuss our new topic that name is plan table survey. First of all, we will learn about the objective of plan table survey and the course outcome of plan table survey. The main objective of plan table survey is to understand the instrument which are used in plan table survey, and to also understand how field work is carried out with this instrument and how it is useful in engineering. In this topic we will also discuss about the plan table survey, what are the principles of plan table survey, instruments, setting up the plan table, method of plan table, advantages and disadvantages, and what are the sources of errors in plan table survey. First of all, what is plan table survey, why it is necessary in civil engineering, how it is used, in which method which are using plan table survey, what are the main advantages and disadvantages, what are the main principle of plan table survey. Let's start. Basically, plan table survey is a geographical method of survey in which the field observations and plotting are done simultaneously. It is a simple and cheaper than theodolite survey. It is most suitable for small scale map. The plan is drawn by the survey in the field while the area to be surveyed is before his eyes. Therefore, there is no possibility of omitting the necessary measurement. Plan table is also called as plan tabling method. In this method, the observations are recorded in the field book
on the sheet which is fixed on the plane table and map the area is obtained. This method is used for small mapping uh, of large area, which is the great accuracy is required in the consideration such as for the topographical survey. The main principle of the plane table survey are all the rays drawn through various details should pass through the survey station. The position of plane table at each station must be identical. At every station, the table must be oriented in the direction of magnetic north. This equipment essentially needed for the plane tabling is a plane table for drawing board which carries a drawing sheet and is mounted on the tripod stand and LED which provide the line of sight. This is the example of a principle of plane table survey. We have used a sheet and over its drawing and marking the station which is fixed on the ground and also marks the some points which is shown in the figure. The main equipment and accessories which are used in plane table surveys are the main equipment is plane table, tripod and LED. Accessories, trough compass, spirit level, U fork with plumb bob, waterproof cover, drying paper, pins and drying accessories. The first one is plane table. The drying board for the plane table is made from well seasoned wood with its upper surface exactly plane. It is normally rectangular in shape with size 75 centimeter into 60 centimeter. This is the size of plane table board which we are used for drying in plane table survey, and it is also mounted on a tripod and clamps are provided to fix it any direction. The table can revolve about its vertical axis and can be clamped in any position when necessary. This is the example of plane table which is plane table board which is used for drying in plane table survey. It is mounted on the tripod and fixed on the tripod in the ground with the help of clamps. This is the example how we fixed the plane table board and tribe on the surface of the ground for taking the measurement and recording the observations. Now the next instrument is tripod. What is tripod? Where it is used? Why it is used? Basically the tripod is used in plane table survey for mounted or fixed the board on tripod. The tripod is generally of open frame type, combined rigidity with lightness. The tripod may be made to fold for convenience of transportation. It is provided with 3-foot screw and it is top for leveling for the plane table survey. These are the tripods which is showing in this figure, and also fix the board on the surface of the tripod. Generally it is used in plane table survey for drawings and which we take the measurement during the in the field, and after the drawings are recorded on the sheet for drawing purpose. What is LED? The LED is used for establishing a line of sight. The LED are of two types which are used: simple LED and telescopic LED. The simple LED is showing in the figure. This is simple LED which is used in plane tabling survey. Simple LED is used for ordinary work. It is generally consists of a gun, metal or wooden rule with two vertical vein at the end. The eye vein is provided with a narrow slit with the object vein is open and carries a horsehair. Both the slits thus provided a definite line of sight which can be made to pass through the object to be sighted. And the telescopic LED is used when it is required to take inclined sight. It is essential consists of small telescope
with a level tube and graduated or mounted on horizontal axis, it gives higher accuracy and more range of sights. This is the main example of telescope LED, which is used in plane tabling survey for the sighting purpose. It is another type of telescope LED which is used in plane table survey. It is also fixed with bubble tube, gun point, and also used for sighting the lines in plane table for making the higher accuracy drawing sheet for the measurement or any measurement which is used in plane table survey. In X-rays, it also consists of trough compass. What is trough compass? The trough compass is required for drawing the line showing magnetic meridian on the paper. It is used to orient the table to the magnetic meridian. When the freely suspended needle shows 0 degree at the end, a line is drawn on the drawing paper which represents the magnetic north. Basically, the trough compass is used for showing the directions. This is the example of trough compass. See in this figure of a trough compass, it shows the direction while we are taking the readings in plane table survey, which is recorded on the drawing sheet. Next accessories which is used in plane table survey is spirit level. Spirit level is used for ascertaining if the table is properly level. So it is used for leveling purpose. The table is leveled by placing the level or the board into position at right angle and getting the bubble central in both positions. This is the main example of spirit level which is used in plane table survey for leveling purpose. When we level our setup, we can check our instrument or our setup is fully leveled with the help of spirit level. Next is U-fork with plumbing bob. What is U-fork? U-fork with plumbing bob is used for centering the table over the point or station occupied by the plane table when the plotted position of that point is already on the sheet. It is also used in the beginning of the work for transferring the ground point on the sheet. This is the example of U-fork with plumb bob. See in this figure there are two instruments like plumbing bob which is used for the centering of a plane table survey. Next is waterproof cover. Waterproof cover means any protected things which is covered our drawing sheet from sun or rain. Like in this figure, this is shown an umbrella is used to protect the drawing paper from rain. That is used in plane table survey to protect our drawing. Next is drawing paper. Drawing paper is used for plotting the ground detail. When we take the reading, we can draw on we can draw the drawing paper on the readings are taken with the help of plane table survey. We can drawing the measurement, we can drawing the reading in the sheet. Setting up the plane table. First point is fix the plane table on the tripod stand. First we have to fix the plane table on tripod stand. Then second is leveling the table. We have to level our table and then centering the table, then marking the north line, and the fifth last step is orientation. Orientations mean drawing. Orientation by magnetic needle, orientation by back sighting. Advantages and disadvantages of plane table survey. Now we will discuss what are the advantages and disadvantages. The main advantages are the plan is drawn by the surveyor himself while the area to be surveyed is before his eyes. Therefore, there is no possibility of omitting the necessary measurement. Second point, the surveyor can compare the plotted work with the actual feature of the area. And the third point is it is the most rapid method which is used in plane table survey for drawing. It is also simple and cheaper than theodolite. It is more suitable for small scale map. No great skill is required to produce a satisfactory map, and work may be interest to a subordinate. It is useful in magnetic area where compass may be used.
The mistake in writing field books are to be eliminated. Now disadvantages: it is not intended for very accurate work. It is not suitable in rainy season like monsoon. It is essentially a tropical instrument. Due to heaviness, it is inconvenient to transport. Since there are so many accessories, there is a likelihood of them to be lost. Hello everyone. Uh, Today we will discuss our new topic, that name is Compass Survey. In this topic we will discuss about Compass Survey, what is Compass Survey, what are the advantages and disadvantages of Compass Survey, why it is used in civil engineering. So let's start. What is Compass Survey? Compass Survey is an instrument which is used for measurement of direction of line. Precision obtained from compass is very limited. Used for preliminary survey, rough survey, and it is also used for measuring the directions like north, south, east, west. There are two types of compass survey: prismatic compass and surveyor compass. These are also some basic terms which are used in compass survey like meridian, bearing and azimuth. Meridians are some reference direction based on which direction of line is measured. The first one is true meridian, that one is constant. Magnetic meridian is that is changing, and arbitrary meridian is constant again. Bearing, horizontal angle between the meridian and one of the extremities of line like true bearing, magnetic bearing and arbitrary bearing. True meridian is defined as the line passing through geographic north and south pole and observed position. This position is fixed, established by astronomical observation, and it is used for large extent and accurate survey like land boundary. Magnetic meridian, it is defined as it is the line passing through the direction shown by freely suspended magnetic needle. It is affected by many things like magnetic substance, position varies with time. Assumed meridian, like the first point is line passing through the direction towards some permanent point of reference, used for survey of limited extent. There is a diagram that shows the magnetic meridian of any boundary line. The disadvantages of this magnetic meridian is cannot be re-established if points are lost. अगर पॉइंट लॉस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको री-एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते. एंड दिस इज द रिड्यूस बेरिंग. Reduce bearing either from north or south, either clockwise or anti-clockwise as per convenience. Value does not exceed 90 degree, denoted as north, south or west. The system of the measuring this bearing is known as reduced bearing system. In short, RB system that shown in figure. There are the directions. There is a line like that shows north and east direction and south and west directions. Whole circle bearing like azimuth. Whole circle, it is defined as always clockwise either from north or south, and mostly from north, and values from 0 to 360 degree. Whole circle bearing angle varies between 0 degree to 360 degree. Either it is clockwise or it is always clockwise either from north or south, and this is also known as WCB system. Next is forebearing and back bearing. Forebearing is defined as like the front angle of any line between 2 points is known as forebearing, and back bearing, that is known as the backside angles of between of 2 points. In case of a line, forebearing is the bearing from A to B, that is showing in the figure, and the back bearing is bearing from B to A. Relationship between forebearing and back bearing in whole circle bearing are: back bearing is equal to forebearing plus minus 180 degree. Use plus sign if forebearing is is greater than 180 degree, and use minus sign if forebearing is less than 180 degree.
So this is the system of calculation, and it is also shows us the relationship between forward bearing and back bearing in whole circle bearing system. The calculation of angle from bearing and vice versa are in whole circle bearing angle from bearing. First point is easy and no mistake when diagram is drawn. Use of relationship between forward bearing and back bearing. Knowledge of basic geometry. So this is the calculation process of angle from bearings like forward bearing and back bearing in whole circle bearing system. Whole circle bearing system is like it is in clockwise direction from north to end or north end and south end. Error in compass survey, local attraction and observational error. What is local attraction? Local attraction is the influence that prevent magnetic needle point to the magnetic north pole. Unavoidable substance that affect our magnetic or underground iron pipes, high voltage transmission line, electric pole, etc. Influence caused by avoidable magnetic substance does not come under the local attraction, such as instrument, watch, wrist, key. Local attraction, like this is the type of influence which may be like high voltage transmission line, electric pole. These are the local attraction. Error in compass survey. Detection of local attraction. How to remove the error in local attraction? First point in by observing the both bearing of line, forward bearing and back bearing, and then noting the difference between 180 degree in case of whole circle. Whole circle means WCB, like whole circle bearing, and equal magnitude in case of reduced bearing. We confirm the local attraction only if the difference is not due to the observational. If detected, that has to be eliminated. Two method of elimination: first method and second method. First method defined as the differences of back bearing and forward bearing of each line of transverse is checked to not if they differ by correctly or not. The one having correct difference means that bearing measured in those stations are free from local attraction. Correction are accordingly applied to the rest of situation. If none of the lines have correct difference between FB and BB, FB is forward bearing and BB is back bearing, the one with minimum error is balanced and repeats the similar procedure. Diagram is a good friend again to solve the numerical problem. And the second method defined as the based on the fact that the interior angle measured on the affected station is right. All the interior angle are measured. Check of the interior angle. This is the formula. Check of the interior angle minus sum of interior angle is equal to n minus 4 right angle when n is number of transverse side. Error are distributed and bearing of lines are calculated with the corrected angle from the line with unaffected stations. Next is transverse types, compass and chain survey. We will discuss about what is transverse. There are two types of transverse, like open transverse and closed transverse. First we will read upon transverse, and then we will discuss about the types and difference. What is transverse? A transverse is a controlled survey that consists of series of established stations tied together by angle and distance. Angle measured by compass, transist theodolite. Distance measured by tape, EDM. EDM is like electronic distance measurement machine. It is an advanced instrument of survey which is used for distance measuring from one point to another point. The use of transverse is locate the details, topography detail, layout, engineering work. As I mentioned earlier, there are two types of transverse: open transverse and closed transverse, that is shown in figure. First one who describe the open transverse, and the second one is closed transverse. Open transverse is defined as it is geometrically do not close. It's mean it is totally open, no geometric verification. Measuring technique must be refined. Use route survey like road, highway, irrigation and coastline. The diagram is showing in that is the open transverse. Open transverse is it is defined like when we measure any distance, the first point and the last point is known, that is known as open transverse.
And the closed transverse is defined as geometrically close, begin and close at same point. That starting point and end point are known. That is known as closed transverse. Loop transverse starting from the points of non-position and end to the points of non-position may not geometrically close. Connecting transverse, and it can be geometrical verified. Use boundary survey lines, lakes, survey forests, etc. This is known as closed transverse, that is showing in the figure that the points are known is known as closed transverse. Hello everyone, myself Shanwaz Mir, Faculty of Diploma Engineering, Suresh Gyan Vihar University. So today we will discuss our new topic, that name is theodolite survey. theodolite survey क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कहाँ यूज़ होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ theodolite को सेटअप किया जाता है, किस कारण के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि theodolite का यूज़ कहाँ कहाँ होता है हम अपनी सिविल इंजीनियरिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल theodolite की डेफिनेशन पे बात करते हैं। Theodolite survey, the system of surveying in which the angles are measured with the help of a theodolite, is called theodolite survey, or it is commonly used instrument for measuring horizontal and vertical angle। तो इसका जो मतलब हुआ कि theodolite वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम अपनी सर्वे में यूज़ करते हैं, किसकी मेज़रमेंट के लिए, फॉर मेजरिंग एंगल्स, चाहे वो वर्टिकल में हो या हॉरिजॉन्टल में हो। तो इट्स मीन इट इज़ commonly used instrument for measuring horizontal and vertical angles. In other words, we can say that theodolite is the most accurate instrument used mainly for measuring horizontal and vertical angles. It can also be used like for locating points on line, survey lines, finding the difference between 2 points, setting out, ranging curve, etc. अब theodolite को इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है दो में। तो theodolite are primarily classified as, the first one is transist theodolite and the second one is non-transist theodolite। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्ट theodolite कौन सा होता है और नॉन ट्रांजिस्ट theodolite कौन सा होता है। A theodolite is called to be a transist when its telescope can be like transited revolved through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane, whereas in non-transist theodolite cannot be transmitted. The non-transist theodolite are inferior in utility and like have now become obstacles. Then the theodolite is the most accurate surveying instrument mainly used for, जो theodolite है वो most ही accurate और एक सही इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, जो कि हम इसको मेज़र करते हैं, इसमें हम हॉरिजेंटल एंगल भी मेज़र करते हैं और वर्टिकल एंगल भी मेज़र करते हैं। फिर लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन, किसी भी लाइन पे हमें अगर पॉइंट्स को लोकेट करना हो तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बीच फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल, हमें अगर किसी भी लेवल का डिफरेंस फाइंड करना हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। सेटिंग आउट ग्रेड्स में यूज़ करते हैं, रेंजिंग कर्व में यूज़ करते हैं, एंड देन लास्ट पे टेचोमेट्रिक सर्वे में यूज़ करते हैं किसका, theodolite का। तो बेसिकली जो theodolite का यूज़ है वो हम अपने सर्वे में पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेज़र करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें theodolite में कि हम theodolite की जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है theodolite का वो कैसे करते हैं। What are the temporary adjustment of theodolite?
तो जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। आपका सेंटरिंग है, लेवलिंग है, फोकसिंग है एंड देन असेंशियल पार्ट्स हैं जो थेडोलाइट के, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है उसमें है सेंटरिंग। अब सेंटरिंग में क्या होता है कि सेंटरिंग मीन्स ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थेडोलाइट इमीडिएटली ओवर अ स्टेशन मार्क। कि हम थेडोलाइट को क्या करते हैं कि जब भी सेटअप करते हैं तो उसमें जो वर्टिकल एक्सिस है थेडोलाइट का, हम उसको तुरंत इसमें सेंटर में करते हैं। देन द स्टेशन मार्क शुड बी रिप्रेजेंटेड। फिर हम उसके बाद स्टेशन मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेल डिफाइंड पॉइंट सच एज एंड ऑफ ए नेल ड्राइवन ऑन द टॉप ऑफ द पेग। पेग की हेल्प से वहाँ पे हम स्टेशन को मार्क कर देते हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए क्रॉस मार्क्ड एट सरफेस बिलो द इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद बेसिकली सेंटरिंग का वो मतलब है कि हम जब अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो हम प्लम बॉब की हेल्प से इसको बिल्कुल सेंटर में लाते हैं। क्या हमारा थेडोलाइट की जो ट्राइपॉड्स की लेग्स हैं क्या उनका डिस्टेंस इक्वल है। देन हम क्या करते हैं कि प्लम बॉब की हेल्प से इसमें सेंटरिंग करके फिर पेग को स्टेशन मार्क करते हैं। देन नेक्स्ट है लेवलिंग। अब लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग मीन के हैविंग सेंटर एंड अप्रोक्सीमेटली लेवल्ड द इंस्ट्रूमेंट, इट इज एक्यूरेट leveled with reference to the plate level by means of foot screw so that the vertical axis is made truly vertical to the level part। अब levels mean ये हुआ कि हम जो इसकी बबल ट्यूब है उसको सेंटर में कर रखते हैं ताकि हमारा जो सेटअप है वो पूरे तरीके से लेवल है, ताकि हम उस पर रीडिंग लेने को रेडी हैं। देन लास्ट है फोकसिंग। फोकसिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन है फोकसिंग ऑफ द आई पीस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर एट डायफ्राम एंड देन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास फॉर ब्रिंगिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द प्लेन ऑफ डायफ्राम। तो फोकसिंग का बेसिकली मतलब ये हुआ कि हम जब हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटर हो जाता है, लेवल हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फोकसिंग करते हैं। मतलब कि हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं, जैसे हमने कुछ सेटअप किया हो या आगे कोई पॉइंट्स को मार्क्स किया हो तो उसमें हम इसको फोकस करते हैं। किसकी हेल्प से? आई पीस की हेल्प से। क्या कि जो हम जिसको हम देखना चाह रहे हैं, जो हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं वो विजिबल है या नहीं, वो हमें दिखाई दे रही है नहीं, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? फोकसिंग से विद द हेल्प ऑफ आई पीस एंड क्रॉस हेयर्स। ये एक एग्जांपल है थेडोलाइट के जिसमें बताया जा रहा है कि जो असेंशियल पार्ट्स हैं थेडोलाइट के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो थेडोलाइट्स के पार्ट्स में बता देता हूँ आपको। इसमें प्लम बब लगा होता है, फिर उसके बाद इसमें बबल ट्यूब होती है एंड देन वर्टिकल सर्कल होता है और इसके लिए टेलीस्कोप होता है। इसमें आई पीस होता है, आई पीस ऊपर क्लैंप्स होता है, लोअर क्लैंप्स होता है इसमें, और इसमें रीडिंग्स के लिए भी है, उसको ग्रेजुएटेड सर्कल बोला जाता है एंड देन सर्कल क्लैंप है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है एंड देन इस पर फुट स्क्रू होता है। और हम इसको जो सेटअप करते हैं वो हम ट्राइपॉड की हेल्प से इस पर सेटअप करते हैं। ट्राइपॉड को सेटअप करने के बाद फिर हम इसकी सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, देन लेवलिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम फोकसिंग करते हैं। जब ये सब हो जाता है तो फिर हम इस पर परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि हम रीडिंग और रिकॉर्डिंग्स का काम करते हैं और मेजरमेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स की। देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट किया जाता है दो मेथड से। जो पहला मेथड है वो आपका रेपिटेशन मेथड है एंड देन उसके बाद सेकंड मेथड है, उसमें हम उस मेथड को हम रिट्रेशन मेथड कहते हैं। तो रेपिटेशन मेथड कौन सा मेथड है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क। इन दिस मेथड द सेम एंगल इज एडिड several times mechanically and the correct value of the angle is obtained by dividing the accumulate reading by none of the repetition. The number of repetition made in this method is 6, 3 with face left and 3 with face right. In this way angles can be measured to a fine degree of accuracy than that
obtainable with the least count of verniers. इट्स मीन जो हमारा रेपिटेशन मेथड है वो बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एंगल को ऐड किया जाता है बहुत बार, और एक फिर करेक्ट एंगल जब हमें मिल जाता है तो हम उसको फिर क्या करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस होता है वो 6 टाइम्स होता है, 3 लेफ़्ट से होता है और 3 राइट से होता है। और जब हमें एक एक्यूरेसी फाइन डिग्री एंगल पे हमें जब एंगल मिल जाता है तो हम फिर उसको उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रेपिटेशन मेथड प्रोसेस। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेट अप द थेडोलाइट एट स्टेशन पी। हम थेडोलाइट को क्या करते हैं कि किसी भी पी स्टेशन पे सेटअप करते हैं एंड लेवल इट एक्यूरेटली। देन उसके बाद हम इसको लेवल करते हैं अच्छे से एंड फिर उसके बाद सेंटरिंग जब और सेंटरिंग लेवलिंग होने के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे सेट द वर्नियर ए टू 0 और 360 डिग्री। जो हमारा वर्नियर स्केल है उसको हम सेट करते हैं 0 पे या 360 डिग्री पे बाय यूजिंग द अपर क्लैंप। जैसे मैंने तुम्हें बताया था उसमें कि अपर क्लैंप्स की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं और जो टेंजेंट स्क्रू होते हैं उनकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, अपने वर्नियर स्केल को 0 से लेके 360 डिग्री पे फिक्स करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लोअर क्लैंप को लूज करते हैं, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट एंड बाइसेक्ट ए एग्जैक्ट बाय यूजिंग लोअर क्लैंप इन इट्स टेंजेंट स्क्रू। फिर हम उसके बाद अपने लोअर क्लैंप को लूज करके टेलीस्कोप की हेल्प से एक एग्जैक्टली फिर एंगल ले लेते हैं, जिससे हम उसको क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्ड बुक पे नोट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल में जो दूसरा मेथड है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने का, वो है रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इज अनदर प्रिसाइज एंड कंपैरेटिवली लेस tedious मेथड ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल्स. So basically it is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station. This method is consist in measuring several angles successively and finally closing the horizon at the starting point. The final result of the vernier should be same as it is in initial reading. Suppose in this figure it is required to measure the angle AOB and BOC and COD. Then to measure these angle by retraction method. फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे कि सेट अप द इंस्ट्रूमेंट ओवर स्टेशन O एंड लेवल इट एक्यूरेटली। देन सेट द वर्नियर ए पे हमें वर्नियर को सेट करना पड़ेगा और 0 to 360 डिग्री बाय यूजिंग अपर क्लैंप एंड इट इज टेंजेंट स्क्रू। देन थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हम अपने टेलीस्कोप को सेट करेंगे। देन स्टेशन पॉइंट ए विच इज नोन एज द रेफरेंस